तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आज हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग एक बार जरूर से सारे क्वेश्चन को खुद से जरूर से ट्राई करना। और ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चन को खुद से जरूर से पहले आपको ट्राई करना है वीडियो पॉज करके, और चूंकि वीडियो रिकॉर्डेड होगा आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को प्ले पॉज फॉरवर्ड करके जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि धमाकेदार क्वेश्चन है। क्या बोला है, यदि 9 छात्र एक वृत्तकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़े होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करूँगा कि देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आप जितने अच्छे से समझोगे ना उतने ही स्मूथली तरीके से आप बना पाओगे। मेरा मानना है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जब आप समझोगे नहीं ना तो फिर आपको बहुत परेशानी होगा बनाने में। आप जितने अच्छे से समझोगे आप उतना ही आसानी से बना पाओगे। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि 9 छात्र एक वृत्तकार मार्ग पर खड़े हैं। ठीक है, 9 छात्र आपका एक वृत्तकार मार्ग पर खड़े हैं। आपसे बोला है कि तो इन उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़े होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। यानी किन्हीं भी 2 स्टूडेंट का एक साथ खड़े होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही आपसे पूछा गया। किन्हीं भी 2 स्टूडेंट के एक साथ खड़े होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। और आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो मैंने ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर आपको एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस जब हो रहा था, जब एग्जाम चल रहा था उस वक्त मैंने एनालिसिस में आपको पूरे अच्छे तरीके से बताया था। अभी मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आप लोग और अच्छे से समझ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहले मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, आपसे एग्जामिनर ये चीज़ को काट दो। जैसे कि आपसे ये वाला जो चीज़ पूछा है ना, आपसे अगर क्वेश्चन में केवल इतना पूछता कि यदि 9 छात्र एक वृत्तकार मार्ग पर खड़े हैं तो वो लोग कितने तरीके से आपका वृत्तकार मार्ग पर खड़े हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आपसे केवल इतना पूछता तो आप क्या बोलते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन में यहीं पास उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के जगह में बोल देता 3 छात्र अगर सदैव एक साथ खड़े होंगे तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा, 4 छात्र एक साथ खड़े होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपने लीनियर में पढ़ा होगा। जब लाइन में अगर मान लो जैसे कि 4 सीट है और 4 स्टूडेंट है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये 4 स्टूडेंट 4 सीट में कितने तरीके से आपके बैठ पाएंगे, तो आप आसानी से बता दोगे कि 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ पाएंगे। यानी 24 तरीके से आपका ये 4 स्टूडेंट इस सीट पर बैठ पाएंगे, यानी आप इसका 24 कॉम्बिनेशन बना पाओगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपको पता है 4 स्टूडेंट रहेंगे तो ये 4 स्टूडेंट पहला वाले सीट पर 4 तरीके से बैठेगा। एक स्टूडेंट के बैठने के बाद फिर अब इस वाले सीट पर 3 स्टूडेंट बचे रहेंगे, अब ये 3 स्टूडेंट 3 तरीके से बैठेंगे, फिर उसी तरीके से दो तरीके से बैठेंगे और फिर लास्ट के बचे हुए एक स्टूडेंट एक तरीके से बैठेंगे। तो इसी तरीके से 4 स्टूडेंट इन 4 सीट पर 4 फैक्टोरियल तरीके से आप इस सीट पर इनको बैठा पाओगे। यानी इनकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी 4 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बनेगी। ठीक है, मगर ये लीनियर के केस में ऐसा होता है। सर्कल में मैंने आपको क्या बताया था, सर्कल में हमेशा क्या करना, जितने भी पर्सन होंगे उसमें -1 कर देना, बस वही फैक्टोरियल मेरा क्या होगा, वो उतने तरीके से आपका खड़ा हो पाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर यदि 9 छात्र एक वृत्तकार मार्ग पर खड़े हैं ना तो आपका 9 में से 1 जाएगा 8 फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल तरीके से ये लोग उस वृत्तकार मार्ग पर खड़ा हो सकते हैं। यानी टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो 8 फैक्टोरियल की कॉम्बिनेशन बनेगी। क्यों बनेगी ये भी मैं हल्का समझा दूंगा आपको। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो सर्कल में क्या होता है, इसका अगर मैं 2 केस आपको मान के समझा देता हूं। जैसे कि अभी मैं 9 लोग नहीं मान रहा हूं, केवल 4 ही लोग मान रहा हूं। तो देखो 4 लोग, जैसे कि ए हो गया, ए के बाद बी बैठा है, बी के बाद सी और डी बैठा है। अब इस वाले जगह में ए का जगह चेंज कर देते हैं, यहाँ पर फिर से बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, किन्हीं भी एक जन को अगर आप उठा के देखोगे ना, आपको देखो जैसे कि ए के, अगर मैं ए को चेक करता हूं, ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो आप बोलोगे बी बैठा है। ए के राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है। बात समझ रहे हो, ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है, और राइट में डी बैठा है। अगर इस वाले भी केस में देखोगे तो ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है, और ए के राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो,
आप किन्हीं भी चारों को, किसी को भी आप चेक कर लो, आपको 1% ऐसे मिलेंगे जिनकी कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगी। मतलब किन्हीं एक जन को पहले आपको सर्कल में फिक्स करना होगा, उसके बाद जो भी स्टूडेंट बचेंगे वो उतने तरीके से आपका उस पर खड़ा हो पाएंगे। यानी अगर ये 4 लोग हैं तो 4 जन में पहले आपको एक जन को फिक्स करना होगा, उसके बाद जो बचे 3 लोग होंगे वो 3 फैक्टोरियल तरीके से आपका उस पर खड़ा हो पाएंगे या फिर बैठ पाएंगे। यही इसका होता है प्रॉपर कॉन्सेप्ट। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपका अगर ये 9 छात्र एक वृत्तकार मार्ग पर खड़े हैं तो ये 8 फैक्टोरियल तरीके से आपका उस वृत्तकार मार्ग पर खड़े हो पाएंगे, यानी 8 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बनेगा टोटल। बात समझ गए? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था क्या, तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों का सदैव एक साथ खड़े होने की प्रयत्ता बताओ क्या होगा। अब 2 छात्र पूछे, 3 छात्र पूछे, अब क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप? हमेशा याद रखना, अगर सर्कल में अगर रहे तो -1 कर देना, वो उतने तरीके से आपका उस सर्कल में खड़े हो पाएंगे या फिर उतने उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। और चूंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी में आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉम्बिनेशन का ही कॉन्सेप्ट होता है, और आपके एग्जाम में परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। ये चीज़ को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो किसी भी चीज़ की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो सबसे पहले उस चीज़ का मतलब शर्तों के हिसाब से जो भी कॉम्बिनेशन बनता है आउट ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन में, वही होता है शर्तों के हिसाब से बना कॉम्बिनेशन बाई टोटल कॉम्बिनेशन। अब जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो अभी मैंने आपको बताया टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 9 छात्र है तो 9 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 8 फैक्टोरियल, यानी ये हो गया इसका टोटल कॉम्बिनेशन। अब शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो देखो क्या बोला था, उनमें से किन्हीं 2 छात्र को सदैव एक साथ खड़े होने की प्रयत्ता बताना था, यानी 2 स्टूडेंट हमेशा एक ही साथ आपके खड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोग जरूर है, मगर आपसे क्या बोला था 2 छात्र सदैव एक साथ रहेंगे, यानी हमेशा एक साथ ही बैठेंगे, एक साथ खड़े होंगे। तो मैं क्या करता हूं, 2 लोगों को एक यूनिट मानूंगा यहां पास, यानी 2 लोगों को मैं केवल एक ही यूनिट मानूंगा। अब देखो टोटल कितने जन हो गए, 3 4 5 6 7 8, अब 8 लोग हो गए। अब 8 लोग अगर आपके सर्कल में अगर खड़े होंगे तो उनकी टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगी, अभी मैंने फॉर्मूला में बताया, सॉरी जो मैंने आपको समझाया क्या हो जाएगा, -1, यानी 8 लोग हैं तो क्या हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल तरीके से आप उनको खड़ा कर पाओगे। ये शर्तों के हिसाब से यही कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। इनटू अभी देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है, अब ये जो 2 लोग बैठे थे आपस में जिसको मैंने एक ही यूनिट माना था, अब इनके बीच भी तो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, कभी वो वहां बैठेगा कभी वो यहां बैठेगा, तो इनके बीच में टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल, यानी ये 2 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बनेगा। बस ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 7 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये कट गया, 2/8 काटेंगे तो आंसर हो जाएगा 1/4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? मैंने पूरे अच्छे से आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे क्वेश्चन जितना भी घुमा के पूछे सर्कल में तो आप चीज़ें समझ गए हो, अब आप बना दोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे केवल इतना भी पूछ सकता था एग्जामिनर, जैसे बोल देता है कि यदि 7 छात्र एक वृत्तकार मार्ग पर खड़े हैं तो टोटल वो कितने तरीके से वो खड़ा हो पाएंगे, तो 7 लोग हैं तो 7 में से 1 जाएगा, यानी 6 फैक्टोरियल तरीके से उनका टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर टोटल तरीके से वो बैठ पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, किसी कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद है, कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले दोनों गेंद निकाली जाती है, तो निकाली गई दोनों गेंदों के काली होने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस सेशन में भी सॉल्व कर चुके हैं, हालांकि एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी इंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन में सिंपली बोला 10 काला बॉल है, 5 सफेद गेंद है, कलश से एक के बाद एक करके वो भी बिना बदले 2 गेंद निकाला जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान से पढ़ना। तो फॉर्मूला आपको पता है, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, 1-2 बार लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो शर्तों के हिसाब से बना कॉम्बिनेशन आउट ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन, तो पहले टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो आपको पता है 10 काला बॉल है, 5 सफेद गेंद है, तो टोटल हो गया 15 बॉल। अब आपको पता है एक बॉल को निकाला जा रहा है पहला बार में, तो कॉम्बिनेशन कितना होगा 15C1, चूंकि आप 15 भी लिख सकते थे,
ये हो गया टोटल कॉम्बिनेशन। अब बोला था क्या, शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो बोला गया था कि दोनों गेंद काली होने की क्या प्रयोक्ता है, तो दोनों गेंद काला होना चाहिए। तो टोटल कितना काला बॉल है, तो 10 काला बॉल है। तो 10 काला बॉल में अगर हम एक बॉल निकाल रहे हैं तो शर्तों के हिसाब से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 10C1 बनेगा। इनटू, ध्यान दीजिए अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि फिर से बिना बदले एक और बॉल निकाला है, टोटल 2 बॉल निकाला है ना, तो फिर से उसी तरीके से अब आपका टोटल फिर से कॉम्बिनेशन कितना बनेगा। तो अब आपको पता है 10 काला बॉल था, 5 सफेद गेंद था, तो 15 बॉल टोटल में से एक बॉल अब आपका निकल चुका है, एक बॉल निकल चुका है। तो यहां पर अब आपका क्या हो जाएगा, फिर से टोटल कॉम्बिनेशन में 14C1, और आपको शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन अब कितना बनेगा, तो 10 काला बॉल में एक काला बॉल निकल चुका है, यानी अब आपका 9 काला बॉल बच गया, तो यहां पर हो जाएगा 9C1। बस हो गया, सॉल्व करो। यही तो करना है आपको, ये कि इतना स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ आए कि कैसे कैसे कौन चीज़ आ रहा है, वरना चीज़ें आप समझोगे तो डायरेक्ट आप बनाओगे। तो बस सॉल्व करो, 10C1 का वैल्यू 10 ही होता है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे 3 बार में, और ये 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3/7, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब यहाँ पर क्या बोला, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद गेंद है और 7 काली गेंद है, इसमें से यथेच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाती है, तो दोनों गेंद के अलग अलग रंग की होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला है कि दोनों गेंद को अलग अलग रंग की होने की प्रयोक्ता आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर देखो क्या बोला था, इसमें से 2 गेंद निकाला जा रहा है, रेंडमली 2 गेंद निकाला जा रहा है, ठीक है। तो 2 गेंद निकाला जा रहा है, तो सबसे पहले आपको पता है टोटल सैंपल स्पेस यानी टोटल कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको पता है 6 सफेद गेंद है, 7 काला गेंद है, यानी 13 गेंद हो गया, तो 13C2 हो जाएगा। ये टोटल कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि अब एक ही साथ गेंद निकाला जा रहा है, ठीक है, एक ही साथ निकाला जा रहा है। अब बोला था दोनों गेंद के अलग अलग रंगों की होने की क्या प्रयोक्ता है, तो अलग अलग रंग का होना चाहिए। तो अब आप समझो, अगर अलग अलग रंग का गेंद हो रहा है तो इसका मतलब पहले केस में हम लोग मान लेते हैं कि दोनों सफ़ेद बॉल होगा, और दूसरे केस में हम लोग मान लेंगे कि दोनों काला बॉल निकल रहा है, बात खत्म। क्योंकि दोनों के क्या बोला था, दोनों गेंद के अलग अलग रंग होने की प्रयोक्ता पूछा है। तो पहले केस में हम लोग मान लेते हैं कि आपका सफ़ेद बॉल निकल रहा है, तो 6C2 शर्तों के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बनेगा, प्लस क्योंकि अब आपका दूसरे केस में हम लोग क्या मान लेते हैं कि अब 7 अब काला गेंद निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शर्तों के हिसाब से 7C2 डिवाइडेड बाई टोटल कॉम्बिनेशन फिर से कितना हो जाएगा, 13C2 हो जाएगा। ये 2 केस हम लोगों ने लिया था। अब आपको पता है प्लस कर दो, तो प्लस करना है तो ये सब चीज़ लिखने का जरूरत नहीं, केवल मैं स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें सब आपको समझ आए, यानी आपको इतना करना नहीं था, बस यहाँ पर 6C2 और ये आपका प्लस 7C2 और ये आपका आ जाएगा 13C2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5×3 = 15। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको सॉल्व करने आता होगा। कॉम्बिनेशन 7C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 7 3 21 डिवाइडेड बाई 13C2, यानी क्या हो जाएगा 6 और 13 6 78। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, यानी ये आ गया 36, यानी 36/78। सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कट रहा है, काट देते हैं, तो 6 बार में काट देते हैं, तो 6 से काटेंगे, 6 से कट रहा है ना, हाँ 6 से काटेंगे, ये 6 बार में कट जाएगा, और ये आपका कितने बार में कट रहा है, 13 बार में कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6/13, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। तो ऐसे करना होता है आपको, अगर आप चीज़ें समझोगे तो डायरेक्ट आप लिखोगे 6C2 + 7C2 बाई 13C2, फिर वो भी वैल्यू उतारोगे, आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग अगर 10 है तो कम से कम एक बार संख्या के 5 आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंके जाने की प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग अगर 10 है, जैसे कि क्या बोल रहा है कि एक ही पासा को 2 बार फेंका गया है और प्राप्त होने वाली संख्या का योग 10 है। अब आप मेरे को बताओ, पहले टोटल अगर सम अगर 10 आना है तो 10 कैसे हो सकता है, पहला बार में अगर पासा में 5 आएगा तो दूसरा बार में भी 5 आना चाहिए, तब जाके 10 होगा। या फिर पहला बार में अगर 4 आएगा और दूसरा बार में 6 आएगा, तब जाके 10 होगा। या फिर पहला बार में आपका 6 आएगा,
फिर दूसरे बार में 4 आएगा, तब जाके 10 होगा। यही आपका केसेस बन रहा है। और कोई केसेस बन रहा है क्या? नहीं कोई केसेस बन रहा है। तो अब यहाँ पर बात करें फॉर्मूला की, तो आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले बात करें टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनाया, तो आप देख रहे हो टोटल कॉम्बिनेशन तो 3 ही बन पाया, क्योंकि अब प्राप्त होने वाली संख्या का योग 10 होना चाहिए था। तो 5 5 4 6 6 4 बना, यानी ये हो गया मेरा 3 यहाँ पास। अब यहाँ पर बात करेंगे शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कम से कम एक बार संख्या 5 आना चाहिए। तो एक बार 5 आना चाहिए, तो आप देखो सिर्फ एक ही में वो सिर्फ 5 आया है, यानी ये इसी वाले चीज़ में सिर्फ 5 आया है। उसके बाद इसमें और ना तो इसमें आया है 5, यानी केवल एक ही तो कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षर के स्वर होने की प्रयोक्ता क्या है, बताओ। अब यहाँ पर सिंपली फिर से क्या बोल रहा है कि तेंदुलकर वर्ड है जिसमें से 2 वर्ड को चुना जाता है और दोनों वर्ड के वोवेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो फिर से उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस, यानी टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा। तो आपको पता है यहाँ पर पहले देख लो टोटल लेटर है कितना, तो 3 3 6 और 3 9, यानी टोटल 9 लेटर है और उसमें से 2 अक्षर को चुना जा रहा है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 9C2। ठीक है, यही टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा। अब क्या बोला था, शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या बोला था, दोनों अक्षरों का स्वर होने की प्रयोक्ता पूछा है, यानी दोनों आपका वोवेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये वो बताओ। तो इसमें अगर हम वोवेल चेक करेंगे कि इन तेंदुलकर लेटर में वोवेल कौन कौन सा है, तो एक लेटर आपका ई है, यू है, ए है, और कोई है क्या, नहीं है। यानी टोटल वोवेल कितना है, 3, और 3 में से बोला है 2 का आपका पूछ रहा है। ठीक है, दोनों अक्षर वोवेल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन 3C2। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 9C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 4 36। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब क्या बोला है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं में से यष्टशिक्षक रूप से 2 पूर्णांक का चयन किया जाता है। यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। बताओ। क्वेश्चन को केवल समझो और बनाओ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में आपका। क्वेश्चन में अब की बार क्या बोला है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या, यानी आपका फर्स्ट 11th नेचुरल नंबर में से। अब क्या बोला, फर्स्ट 11th नेचुरल नंबर में से 2 पूर्णांक को चयन करना है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, अब वो हटाओ उसको। ठीक है, 2 नंबर को अगर चयन करना है तो यदि दोनों पूर्णांक का योग सम है, अच्छा यदि दोनों पूर्णांक का योग सम है, तो अब देखो समझना मेरे पहले बात को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11, समझना ये टोटल 11 नंबर में 2 लेटर को उठाना है। ठीक है, अब कंडीशन क्या डाल दिया, देखो क्वेश्चन में कंडीशन डाल दिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या बोल दिया था, यदि दोनों पूर्णांक का योग आपका सम होना चाहिए, यानी कोई भी दोनों लेटर का जो सम होगा, यानी जो सम होगा वो क्या होगा, एक इवन नंबर होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इवन नंबर की अगर मैं करूं तो इवन नंबर कब हो सकता है, तो आप मेरे को बताओ, जब हम ऑड संख्या को ऑड में जोड़ेंगे तब ये इवन बन जाएगा, या फिर जब आपका इवन में इवन जोड़ेंगे तो भी मेरा क्या हो जाएगा, इवन बन जाएगा। उसके बाद ऑड और इवन को जोड़ेंगे तो फिर तो वो विषम संख्या बन जाएगा। यानी यही केस बनेगा, ऑड नंबर या फिर इवन नंबर, तभी जाके मेरा इवन नंबर बनेगा ना। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे ये टोटल 11 नंबर में विषम संख्या है कितना, जोड़ लो, 3 4 5 6, टोटल आपका 6 ठो यहाँ पर ऑड नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से अगर सम संख्या की बात करें यानी इवन नंबर की बात करें तो यानी बचे 5 संख्या जो होंगे वो इवन संख्या होंगे। ये क्यों किया हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर बना भी सकते हो कॉम्बिनेशन, मगर करने का जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन आप कितना बनाओगे, 1 और 3 का बनाओगे, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, मगर करने का जरूरत नहीं है। मैं यही तो समझा रहा हूँ, ऑड और ऑड का जो बनेगा, ऑड और ऑड का सम
वो इवन कहलाएगा या फिर इवन और इवन का सम इवन कहलाएगा, ऑड इवन का तो कहलाना नहीं है। तो अब आप समझो, अगर टोटल 6 विषम संख्या और 5 सम संख्या है तो इसका शर्तों के हिसाब से नहीं, टोटल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो कितना बनेगा, आप बोलोगे 6C2 बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर कितना बनेगा, 5C2 बनेगा। यही ना मेरा कहलाएगा टोटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपसे ये टोटल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 प्लस और यहाँ से आ जाएगा 5 2 10, यानी टोटल जो मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 25 नंबर का टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, ये मेरा टोटल कॉम्बिनेशन बना। अब शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो आपसे क्या बोला था, तो दोनों पूर्णांक के विषम होने की प्रयेकता ज्ञात करें। बात समझना, दोनों पूर्णांक का विषम होने का, यानी विषम होने की अगर बात करोगे यानी ऑड होने का, तो ऑड वाला आपको पता है ना, ऑड वाला से कितना टोटल कॉम्बिनेशन बन रहा था, 6C2 बन रहा था कि नहीं बन रहा था, ध्यान से देखो 6C2 बन रहा था। तो यही तो शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा ना टोटल इतना, यानी 6C2, बस खत्म। और 6C2 का वैल्यू कितना होता है, 15 होता है, खत्म। यानी 15/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 3 और 5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है? यही चीज़ तो आपको समझना था, क्वेश्चन में बोला क्या गया था और करना आपको क्या है, आपको समझ गए? चले, अब आप समझ गए क्वेश्चन में किसी भी तरीके से कुछ भी आपसे पूछ सकता था। आप चीजें अगर समझ गए हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो यहाँ से। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा दिया गया है एग्जाम में, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या बोला, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने के लिए किसी कंपनी के 5 विक्रेताओं ए बी सी डी और ई का नामों पर विचार किया जाता है। उनमें से ए का चयन किए जाने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए। अब ये देखो क्वेश्चन देखने में केवल लेंदी लग रहा है, बाद बाकी क्वेश्चन में कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको बोल रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाना है। ठीक है, यानी 3 लोगों का, जैसे कि तीन मेंबर का कमिटी बन रहा। ठीक है, जिसमें से आप मान लो 5 लोगों का नाम भी दे रखा है, ए बी सी और डी और ई का। आपसे बोला है सिर्फ इतना कि उनमें से ए का सिलेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यही आपसे पूछ रहा। तो फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। यहाँ पर सबसे पहले तो सैंपल स्पेस आपको पता चल गया होगा, टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा। तो 5 लोग हैं और 3 का कमिटी बन रहा है, यानी 5C3। अब यहाँ पर देखो एक चीज समझना, आपको पता है 3 लोगों का कमिटी बन रहा है या फिर कुछ भी बन रहा है। ठीक है, 3 लोगों का आपको सदस्य प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने के लिए बात हो रही है। ठीक है, यहां पास क्या बोला था, उनमें एक ही चयन किए जाने की प्रयेकता क्या है बताओ। यानी आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसमें पूछ रहा है कि ए का सिलेक्शन होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये बताना है। तो आपको पता है कि ए का तो सिलेक्शन होगा ही होगा, यानी जो कॉम्बिनेशन हम लोग को बनाएंगे शर्तों के हिसाब से, तो ए का तो सिलेक्शन होगा ही होगा। मगर उसके बाद जो 2 लोग और होंगे वो कौन होंगे, तो इन्हीं चारों में कोई होंगे ना, क्योंकि ए का तो होना ही होना है। 3 लोगों में ए का तो होगा ही होगा कॉम्बिनेशन। मगर जो बचे 2 होंगे वो किन में होंगे, इन्हीं चारों में होंगे। तो बस यही हो जाएगा सीधा सीधा 4C2, बस यही इसका प्रोबेबिलिटी होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4C2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 गुना 3 बटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी 2 से काटेंगे 2, यानी ये इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5C3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3, और यहाँ आपका 3 गुना 2, तो 3 से 3 कैंसिल और 2, यानी 5 गुना 2 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6/10। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 3/5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है? बस यही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर बोला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यथोचित रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार के चुने गए अक्षरों के स्वर होने की प्रयेकता ज्ञात कीजिए। सिंपल। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा इसका। आपको पता है टोटल सैंपल स्पेस की बात करें, टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कितना लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक है,
देखो 26C1 लिखो या 26 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है एक ही को चुनना है और उसमें से भी क्या बोला है कि स्वर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताओ। तो अब आप मेरे को बताओ टोटल वोवेल होते कितने हैं, तो आप बोलोगे ए ई आई ओ और यू, यही होते हैं। टोटल 5 वोवेल होते हैं, तो इसी में से किसी एक की मतलब किसी एक का सिलेक्शन होगा। तो बस अगर शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा मेरा 5C1। अब 5C1 लिखो या फिर 5 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/26, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर, आसान है। चलिए बस चीज़ों को समझते चलो बनाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब यहाँ पर बोला ताश के पत्ते की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है तो फेस कार्ड मिलने की प्रक्रिया ज्ञात करें। जल्दी से बता दो, रटा रटा आंसर है, डायरेक्ट आप बताओगे। आपको पता है प्रोबेबिलिटी सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, यानी शर्तों के हिसाब से बना कॉम्बिनेशन आउट ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन। तो टोटल कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको पता है एक ताश के गड्ढे में टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो आपको पता है 52 पत्ते होते हैं। अब आपसे क्या बोला था, फेस कार्ड मिलने की प्रक्रिया पूछ रहा है। आप मेरे को बताओ एक ताश के गड्ढे में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो हम सभी को पता है टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, इन्हीं के आपके 26-26 जो रेड और ब्लैक होते हैं 26-26, उसी में आपके टोटल छः ठो आपके रेड लाल कलर के फेस कार्ड होंगे और 6 ठो आपके ब्लैक रंग के फेस कार्ड होंगे। तो टोटल यहाँ पर अगर बात करें टोटल 12 फेस कार्ड होंगे और किन्हीं एक का आपसे पूछा गया है, क्योंकि एक ही कार्ड निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 12 लिखो या फिर 12C1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस आंसर इसी को सॉल्व कर लो। तो ये आपका 4 से काटेंगे तो ये आपका 3 बार में, 4 से काटेंगे तो ये आपका 13 बार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/13, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये सिक्का वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपली क्या बोला है कि इन टॉसिंग 3 कॉइन एट अ टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपली क्या बोलना चाह रहा है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। आपसे पूछ रहा है कि कम से कम एक हेड, ठीक है, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको तो पता होगा यहाँ पर फॉर्मूला तो आप जान गए होंगे, अब तक मैं बहुत बार बता चुका हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, अब मेरे साथ अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यह 3 सिक्के को जब आप उछालोगे तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, तो आपको पता है क्योंकि एक सिक्के में 2 हेड, एक हेड मतलब 2 ठो हेड और टेल होता है, यानी मतलब एक हेड एक टेल कितना होता है, 2 होता है। तो 3 सिक्कों को जब आप उछालोगे तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, आपसे क्या बोला था, ये बोला था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। तो आपको पता है अगर 3 सिक्के को जब आप उछालोगे तो एक केस आपका ये भी तो बनेगा कि टेल 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 आएगा। बात समझना, यानी टेल 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 तो आएगा। बस यही वाला केस में आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि आप जितना भी कॉम्बिनेशन बनाओगे सिर्फ एक ही ऐसा केस होगा जहां पर हेड नहीं आएगा, बाकी हर में आपका हेड आएगा ही आएगा। तो आपको पता है टोटल कॉम्बिनेशन अगर 8 है और एक कॉम्बिनेशन में उसमें टेल 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 भी रहेगा, तो जो बचे हुए जो होंगे, ठीक है, बचे हुए, या फिर आप इसको ऐसे भी समझो, ये तो आप समझ गए इसका आंसर क्या जाएगा 7/8। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपसे पूछा था द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो आप क्या करो, नो हेड निकाल लो, बिना हेड वाला। तो बिना हेड वाला अगर आप निकालोगे तो आपको पता है टोटल सैंपल स्पेस 8 बनेगा, और नो हेड तो शर्तों के हिसाब से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा टेल 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 वाला, टेल 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 वाला ही केस बनेगा जो कि 1/8 हो जाएगा। तो ये नो हेड का है, ठीक है, एक भी हेड नहीं होगा, वो उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। अगर आपसे पूछा, मगर यहाँ पर क्या था कि एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए, यानी अब आपका हेड एक ठो होना चाहिए, तो बस इसी को एक में से माइनस कर देंगे, यानी जो बचे प्रोबेबिलिटी होंगे आने प्रति, मतलब जो बचे प्रोबेबिलिटी होंगे वो 7/8 की प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो आपका जिसमें एटलीस्ट एक हेड आपको होंगे ही होंगे। बात समझ रहे हो, आप ऐसे भी समझ सकते थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसको देखो। यहाँ पर क्या बोला, एक बैग में
33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। जल्दी से बता दो, सिंपल सा है। यहाँ पर डायरेक्ट आप करेंगे। टोटल सैंपल स्पेस की बात करें, टोटल आपका कॉम्बिनेशन की बात करें तो 33 से लेकर 92 के बीच में कार्ड आपके हैं, ठीक है, लिखे गए हैं। तो यहाँ से टोटल कितने आ जा रहे हैं, इसको लेस कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएंगे 59 यानी 60, यानी टोटल 60 कार्ड में नाम लिखे गए हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है आपको, तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। यानी 33 से लेकर 92 के बीच में जितने भी पूर्ण वर्ग बनेगी, आपसे पूछ रहा है कि उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो आपसे पूछा गया, क्योंकि एक ही कार्ड निकाला जा रहा है। तो अब आप जानते हो कि अगर 33 से अगर 92 के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से वर्ग होते हैं, तो आपको पता है एक आपका 36 आ जाएगा, एक आपका 49 आ जाएगा, एक आपका 64 आएगा और एक आपका 81 आएगा, ठीक है, और एक आपका, बस यही चार्ट आ रहा ना, और तो नहीं आ रहा। तो बस जो शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा वो चारों का ही बनेगा, ये चारों का ही बनेगा, क्योंकि एक ही कार्ड बन रहा है। तो 4/60 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/15, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ये सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। अब यहाँ पर बोला है 52 ताश के पत्ते की एक गड्डी में से काले रंग का बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते में हुकुम का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। अब ये भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल क्वेश्चन में कंडीशन डाल दिया गया है। पहला कंडीशन बोल दिया था कि 52 ताश के पत्ते तो होते हैं, मगर उसमें से काले रंग का बादशाह और बेगम को पहले निकाल दिया जा रहा। तो आपको पता है 26 टो कार्ड ब्लैक होते हैं, 26 टो कार्ड आपके रेड होते हैं, मगर बोला था कि काले रंग का बादशाह और बेगम निकाल दिया जाता है। यानी दो बादशाह और दो बेगम कार्ड पहले निकल जाएगा, यानी 4 कार्ड आपका पहले निकल चुका है, यानी 52 में से 4 कार्ड निकल जाएगा। तो अब कितने कार्ड बच गए, 48 कार्ड बच गए। अब आगे बोल रहा है कि शेष बचे हुए पत्ते को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। अब उसमें क्या बोला है, हुकुम का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बताओ कितनी होगी। तो फॉर्मूला नो डाउट सभी को पता चल गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। अब आप ही लोग बता दो टोटल कॉम्बिनेशन मेरा कितना लिखा जाएगा, 48 लिखा जाएगा, ठीक है। अब शर्तों के हिसाब से बना कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको पता हुकुम का पत्ता में टोटल कितने कार्ड, मतलब हुकुम के पत्ता में टोटल कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। 13 कार्ड में से क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि काले रंग का बादशाह और बेगम पहले निकल चुका है। तो बेगम बादशाह निकलेगा, यानी 13 में से 2 कार्ड पहले निकल चुका है, यानी 11 कार्ड हो जाएगा। तो बस वही 11 की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा था, शर्तों के हिसाब से बना कॉम्बिनेशन 11/48, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, एक डिब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंद है। यदि 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 यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद का हरा होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो टोटल कितने गेंद हो गए, 6 2 8 और 8 4 12, यानी टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 12C2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 गेंद निकाला जा रहा है। आगे बोला है कि हरा होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो टोटल कितने हरा गेंद है, 6 हरा गेंद है, तो 6C2। शर्तों के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 6C2 का बनेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये 6 × 5/2 यानी 15 आ गया यहाँ पास, और ये 12C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 × 11, और ये आपका 12 × 11 2 यानी 6 66। सॉल्व कर लो, 3 से काटेंगे तो ये आपका 5 बार में, 3 से काटेंगे तो ये आपका 22, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। मैं यहाँ पर एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि चीज़ें सभी लोगों को समझ आए, बात बाकी इतना कुछ करने का एकदम भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर को बताओ कि क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला है, 52 ताश के पत्ते में एक पैक में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब उन दोनों पत्ते में से एक के लाल और एक के काले होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सैंपल स्पेस तो आप निकाल लोगे आसानी से, 52 ताश के पत्ते हैं, तो यहाँ पास आपका कितने कार्ड निकाले जा रहे हैं, एक लाल कार्ड और एक लाल और एक काला होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 52
C2 हो जाएगा। ये टोटल कॉम्बिनेशन बन गया। अब शर्तों के हिसाब से बनाते हैं कॉम्बिनेशन। तो बोला था एक लाल होना चाहिए और एक काला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास आपको पता है 52 ताश के पत्ते में आपका 26 कार्ड आपका काला होता है और 26 कार्ड आपका लाल होता है। तो आपसे क्या बोला था, एक लाल और एक काला। तो 26 में से अगर हम काला कार्ड अगर एक ठो निकाले तो क्या हो जाएगा, 26C1 हो जाएगा। इनटू अब एक काला कार्ड ले चुके हैं तो लाल कार्ड ले लेते हैं। तो लाल कार्ड भी आपका 26 है तो 26C1 हो जाएगा। बस यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 26 गुना 26 तो आएगा। यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 52 गुना 51, ठीक है, बटा 2। तो 2 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, सॉल्व कर लो। 2 से काटेंगे ये 26 हो जाएगा, 26 से 26 कट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 26/51। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक थैले में 2 लाल है, 3 हरी गेंद है और 2 नीली गेंद है। उनमें से यदि शिक्षक रूप से 2 गेंद निकाली जाती है तो निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद का नीली ना होना का प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर से टोटल सैंपल स्पेस की बात करें, यानी तो कितना हो जाएगा, 2 लाल है, 3 हरा है और 2 नीला है, यानी टोटल 7 हो जाएगा। 7 गेंद है और उनमें से 2 गेंद को निकाला जा रहा है, यानी 7C2 हो जाएगा। ये टोटल सैंपल स्पेस मेरा निकल गया, टोटल कॉम्बिनेशन हो गया। अब शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो क्या बोला था, निकाली गई गेंद में से किसी भी गेंद का नीला ना होना का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो नीला एकदम भी नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर मैं नीला गेंद को पहली निकाल दूं, जो आपका 2 ठो नीला गेंद है, अगर उसको मैं पहली निकाल दूं तो बचेगा कितने गेंद, 5 गेंद बचेंगे। अब उसी 5 में से ना 2 गेंद आपका निकाला जाएगा, तभी तो आपका जो आपका जो नीली गेंद है वो आपका निकलेगा नहीं। तो बस यही शर्तों के हिसाब से कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 5 गुना 4/2, यार सॉरी ये 5 2 10 आ गया। और उसी तरीके से 7C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 और ये आपका 2, यानी 21 हो गया, यानी 10/21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, एक बैग में 20 गेंद रखी है जिन पर 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं अंकित है। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या फिर 5 से विभाज्य होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भी क्वेश्चन में एकदम भी कुछ नहीं है, केवल के क्वेश्चन को हल्का हल्का घुमा दिया गया है। इसको ट्राई करो आप लोग। यहाँ पर बोला गया है कि एक बैग में 20 गेंद है जिनमें 1 से लेकर 20 तक की संख्या अंकित कर दी गई है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस की अगर बात करें, यानी जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा वो तो आपको पता चल गया होगा कितना बनेगा, टोटल 20 तो बनेगा क्योंकि 20 तक का संख्या अंकित किया गया। अब शर्तों के हिसाब से बना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आपको बोला था कि बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के या तो 3 या तो 5 से विभाज्य होने की प्रयोक्ता आपसे पूछा था, यानी वो आपका नंबर जो 3 से या डिवाइड हो या फिर 5 से डिविजिबल वाले नंबर का ही प्रोबेबिलिटी पूछा था। तो 1 से लेकर अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ 20 के बीच में टोटल ऐसे कितनी संख्या होगा जो 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 3 6 9 12 15 और 18 हो जाएगा। उसी तरीके से 1 से लेकर 20 तक के बीच में ऐसे कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 5 10 15 और ये 20। अब ध्यान देने वाली चीज़ यहीं पास है, यहीं पास लोग गलती कर देते हैं। आपको पता है ये 3 से डिविजिबल वाले नंबर है और ये 5 से डिविजिबल वाले नंबर है। आपसे क्या बोला था, या तो 3 से या तो 5 से, दोनों से नहीं बोला था, यानी दोनों ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर वो नंबर आपको दिख रहा होगा, ये 15 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 15, यानी इस संख्या को आपको काट देना पड़ेगा, यानी जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा अभी इतना ही बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल शर्तों के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 8 बनेगा। 8/20 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5,
यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर क्या बोला, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद है, 2 काली और 3 लाल गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है। ठीक है, सफ़ेद गेंद का नहीं होना का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आपको पता है टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो टोटल कितना जाएगा, 6 2 8 8 3 8 3 11। अब कितना बॉल निकाला जा रहा था, तो इसमें से एक ही गेंद निकाला जा रहा था, यानी ये आपका हो जाएगा 11C1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या बोला था, शर्तों के हिसाब से बना अगर कॉम्बिनेशन बनाए तो क्या बोला था, इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रयेकता पूछा था। तो सफ़ेद बॉल का एकदम भी नहीं होना का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सफ़ेद गेंद को ही हटा देता हूँ। सफ़ेद गेंद नहीं होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी बनेगा भी नहीं। ठीक है, सफ़ेद गेंद का, तो सफ़ेद वाले गेंद को अगर मैं निकाल दूँ तो अब आपके कितने गेंद बच गए, 3 और 2 5। तो इन्हीं 5 में से एक गेंद अब चुना जाएगा। बात करता हूँ, सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 5/11 ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देता हूँ। अब आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इससे पहले वाला, तो देख सकते हो। आप लोग इसको एक बार ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए, तो इसी के साथ ये वाला भी मेरा कोर्स सेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आया होगा। यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा कि देखो, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन अगर आप, मुझे विश्वास है कि अगर आप ये सब क्वेश्चन को अगर बना पाए हो या फिर समझ पाए हो, तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे प्रोबेबिलिटी से, आप आसानी से डील कर पाओगे। ठीक है, तो बस इसी तरीक़े से आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने तरफ से प्रैक्टिस करते रहो, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो सेशन फिलहाल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना जरूर सपोर्ट दिखाइएगा, और चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।